हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिमांड यानी कि जो मांग होती है उसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिमांड होती है वो होती क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखते हैं कि जो मांग अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता को दर्शाता है। यानी कि जैसे कि मैं कोई वस्तु खरीदना चाहता हूँ तो ये तो हो गई मेरी इच्छा, और उस वस्तु को खरीदने के लिए मेरी जो क्षमता होती है, जो उसको पैसे जो देने होंगे, वो यदि मेरी क्षमता है तो वो होती है डिमांड। यानी कि यदि इच्छा केवल इच्छा है तो वो डिमांड नहीं है। केवल इच्छा के साथ यदि उसको खरीदने की क्षमता भी है तो वो डिमांड होती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इच्छा क्या होती है, यानी कि जो डिजायर होती है वो क्या होती है, डिमांड क्या होती है, और उसको खरीदने की क्षमता, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी वस्तु को केवल इच्छा होना मांग नहीं कहलाता है। यानी कि जैसे मेरे को कोई भी कार लेने या कोई भी वस्तु लेनी है तो वो मेरी इच्छा है, वो मेरी मांग नहीं है। जब मैं उस वस्तु को खरीदने के लिए मेरे पास क्षमता यानी उसको मैं जो भी भुगतान होता है वो मैं पे कर सकता हूँ, तो वो मेरी डिमांड है। उसके साथ क्रय शक्ति की भी आवश्यक होती है, यानी डिमांड के लिए इच्छा और क्रय शक्ति दोनों आवश्यक होती है। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदना चाहता है और उसके पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त धन है, तब उसे हम मांग कहते हैं या डिमांड हम उसको कहते हैं। तो ये होती है डिमांड की परिभाषा। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिमांड की, यानी कि ये एक और परिभाषा है, जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। मांग किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा को दर्शाती है। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। और यदि आपको ये इजी लगती है ना कि किसी उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदना चाहता है और उसके पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त धन है, तो उसे हम मांग कहते हैं, डिमांड कहते हैं। मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन जो है वो इजी है, तो आप इसे ही प्राथमिकता दें या इसे आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ डिमांड, यानी कि मांग के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपकी इच्छा होनी चाहिए, यानी कि डिजायर होनी चाहिए। दूसरी क्रय शक्ति, यानी कि उसका जो भुगतान होता है उसकी क्षमता होनी चाहिए। वस्तु खरीदने की इच्छा वास्तविक होनी चाहिए। मांग हमेशा निश्चित समय से संबंधित होती है। मांग किसी निश्चित कीमत पर व्यक्त की जाती है, यानी कि कोई भी निश्चित जो कीमत होती है उसको व्यक्त किया जाता है। मांग की जो मात्रा होती है वो मापी जाती है, और मांग उपभोक्ता के व्यवहार पर भी आधारित होती है। तो ये है डिमांड के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जो आपको मेन तो आपको इसमें यही याद रखना है कि एक तो इच्छा होनी चाहिए, एक उसको क्रय करने की क्षमता होनी चाहिए, या जो क्रय शक्ति होती है उसके मतलब जो भी भुगतान होता है वो करने की क्षमता होनी चाहिए। तो 2 पॉइंट आपको विशेषतः याद रखने हैं। फिर हम बात करते हैं डिमांड इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में इसकी क्या मांग है या कृषि में मांग का क्या मतलब है। तो कृषि अर्थशास्त्र में मांग का विशेष महत्व है, क्योंकि कृषि उत्पादन उपभोक्ता की मांग पर निर्भर करती है। यदि किसी फसल की मांग बढ़ती है तो किसान उसका उत्पादन बढ़ाते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कि कोई ऐसे समय है जिसमें चावल की जो मांग है वो बहुत ज्यादा है, तो किसान क्या करेगा, चावल की खेती ज्यादा करेगा। यदि गेहूं की मांग ज्यादा है तो वो गेहूं की खेती ज्यादा करेगा। इसी के साथ यदि हम बात करें गुड़ की मांग ज्यादा है तो वो गन्ने की खेती ज्यादा करेगा, क्योंकि गन्ने से ही गुड़ बनता है। तो इस तरह से होता है क्या, कृषि में मांग का क्या होता है या मांग क्या होती है। कृषि वस्तुओं की मांग क्या किस पर निर्भर करती है, जनसंख्या, आय या भोजन की आदतों और मौसम से प्रभावित होती है, इससे ये अफेक्टेड होती है। एग्जाम्पल की बात करें, डिमांड ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं की मांग, चावल की मांग, दूध की मांग, सब्जियों की मांग, ये सभी इसी के उदाहरण है। किसके, जो कृषि में एग्रीकल्चर में डिमांड यानी एग्रीकल्चर इन डिमांड या कृषि में मांग क्या होती है, इसके सभी उदाहरण है। अब हम बात करते हैं मांग के नियम की, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपसे पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया गया है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और उसकी जब कीमत घटती है तो उसकी मांग जो होती है वो बढ़ती है। ये बताया गया लॉ ऑफ डिमांड में। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि यदि यदि उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी जो मांग रहती है वो घटेगी, और यदि उसकी मांग, सॉरी, जो कीमत है वो घटेगी तो उसकी जो मांग रहती है
वो उसकी बढ़ेगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहली बात तो। अन्य परिस्थितियां समान रहने पर किसी वस्तु की यदि कीमत बढ़ती है तो उसकी जो मांग होती है वो घटती है, और कीमत यदि घटती है तो उसकी जो मांग होती है वो बढ़ती है। यह हमेशा विपरीत संबंध दर्शाता है, और इसी के साथ जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसे अधिक लोग उसे खरीदना चाहते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें, जो गेहूं होते हैं वो यदि ऐसे बाजार में 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, अगर वही गेहूं आपको 20 रुपए किलो में यानी आधे पैसों में मिले तो लोग क्या करेंगे, जिसे गेहूं को 5 किलो खरीदना था वो गेहूं उन्हीं पैसों में डबल खरीदेगा, यानी कि जो 5 किलो खरीद रहा था वो 10 किलो खरीदेगा, तो उसकी जो मांग होती है वो बढ़ जाती है। और यदि यही गेहूं 40 किलो से बढ़कर डबल हो जाए यानी 60 रुपए किलो हो जाए, तो क्या है कि जो किसान जो व्यक्ति था जो 5 किलो गेहूं खरीदा था, वो क्या करेगा 60 रुपए में, या जो भी है कि उस वो 5 किलो की जगह 3 किलो या 2 किलो ही गेहूं खरीदेगा, तो उसकी जो मांग होती है वो कम हो जाती है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उसे खरीद कम कर देते हैं। इस प्रकार की कीमत और मांग विपरीत संबंध दर्शाती है, यानी कि जब मांग बढ़ेगी तो कीमत घटेगी, और कीमत बढ़ेगी तो मांग भी घटेगी। तो इसका जो उल्टा सिस्टम होता है, यानी कि जब जो कीमत होती है यदि वो बढ़ेगी तो मांग घटेगी। तो इस हिसाब से इसकी उल्टा सिस्टम इसमें चलता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी कि मांग नियम के उदाहरण क्या है कि जो गेहूं है उसकी यदि 40 किलो प्रति से घटकर 30 रुपए किलो हो जाए तो उसकी मांग जो होती है वो बढ़ जाती है। अगर वही 50 रुपए हो जाए तो उसकी मांग जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये इसका नियम है। अब हम बात करते हैं मांग के नियम की मान्यता, जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस टॉपिक में सभी जो पॉइंट आएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के कॉन्सेप्ट आपको समझना है, उसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि मान्यता या कुछ शर्तों या मान्यताओं पर यह आधारित होता है मांग का नियम, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि मुख्य मान्यताएं क्या क्या होती है, यह आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जो मांग का जो नियम है वो उसकी कौन सी कुछ शर्तें होती है, वो शर्तें क्या है, उसकी जो मान्यताएं होती है वो मान्यताएं कौन कौन सी होती है। तो इस प्रकार का आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें क्या है कि एक तो जो उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, उनकी जो इनकम होती है वो कंस्टेंट होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, यानी कि उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। यदि आय बदलती है तो मांग प्रभावित हो सकती है। दूसरा, उपभोक्ता की रुचि और पसंद स्थिर होनी चाहिए, यानी कि जो उपभोक्ता होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसकी जो पसंद होती है, उसकी जो टेस्ट एंड जो प्रेफरेंस जो होता है, जो रुचि होती है वो स्थिर होनी चाहिए, क्योंकि इससे फैशन और पसंद में परिवर्तन मांग को बदल सकता है। और तीसरा आता है संबंधित वस्तुओं की कीमत स्थिर होनी चाहिए, जिसमें जैसे कि सब्स्टिट्यूट और जो कंप्लीमेंट्री गुड्स की कीमत बदलने से मांग प्रभावित होता है। ये क्या होते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स और जो सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके उदाहरण भी हम देखेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जैसे चाय और कॉफी, ये दोनों सब्स्टिट्यूट है। और जैसे कंप्लीमेंट्री जो गुड्स होते हैं जैसे कार और पेट्रोल, ये दोनों कंप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो ये अच्छा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। भविष्य में कीमत बदलने की आशंका नहीं होनी चाहिए। यदि लोगों को भविष्य में कीमत बढ़ने की उम्मीद होती है तो वर्तमान में मांग बढ़ सकती है। जैसे कि यदि मैं बात करूं गेहूं की, तो गेहूं अभी 25 रुपए या 30 रुपए किलो, जैसे माना कि 30 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, लेकिन उसकी आशंका है कि वही गेहूं 2 महीने बाद जो 30 रुपए में अभी मिल रहा है वो आगे 50 रुपए में मिलेगा। तो लोग क्या करेंगे, उसका अभी स्टॉक कर लेंगे, यानी कि उसको अभी खरीद लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा खरीद लो ताकि आगे महंगा ना खरीदना पड़े। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो मांग होती है वो बढ़ जाती है। जनसंख्या स्थिर होनी चाहिए, यानी कि जनसंख्या में यदि परिवर्तन होगा तो ये मांग को प्रभावित करेगा, सीधी सी बात है। सरकार की नीति स्थिर होनी चाहिए, यानी कि जो टैक्स होती है, सब्सिडी होती है या जो नियंत्रण नीति जो होती है वो मांग को प्रभावित कर सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, डिमांड शेड्यूल। यानी कि डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, मान अनुसूची का क्या मतलब होता है कि ये एक वह तालिका होती है या वह जो सारणी होती है जिसमें क्या होता है कि कीमतों पर खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा को दर्शाया जाता है, यानी कि जो जैसे कि 50 रुपए में कितने यदि कोई वस्तु है जो 50 रुपए में यदि मिल रही है तो उसकी मांग कितनी है, इससे उसमें दर्शाया जाता है। ये कीमत और मांग के संबंध को स्पष्ट करती है।
जैसे कि यदि हम सारणी से यदि यहाँ पे समझते हैं, तो यदि कोई वस्तु है, यदि वो ₹50 में हमें मिल रही है, यानी कि ₹50 किलो हमें मिल रही है, तो हम उसको खरीदेंगे, 10 केजी हम उसको खरीदेंगे। अगर वही वस्तु हमें सस्ती मिलती है ₹10 में, तो हम उसको 50 किलो खरीदेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि यदि कीमत बढ़ती है, तो माँग घटती है इसकी, और यदि कीमत घटती है, तो इसकी जो माँग होती है, वो यहाँ पे बढ़ रही है। यानी कि कीमत ऐसे नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो कीमत घट रही है, और यहाँ पे कीमत बढ़ रही, यानी कि जो माँग होती है, वो बढ़ रही है। तो इस तरह से यदि ₹50 में कोई वस्तु मिल रही है, तो हम उसको 10 किलो खरीदेंगे। यदि वही ₹40 में मिल रही है, तो हम उसको डबल खरीदेंगे, यानी 20 केजी उसकी माँग बढ़ेगी। ₹30 में मिलेगी, तो 30 केजी उसकी माँग बढ़ जाएगी। 20 यानी कि ऐसे इसमें क्या है, स्पष्ट आपको क्या समझना है कि यदि कीमत उसकी घट रही है, तो उसकी जो माँग होती है, वो बढ़ रही है। जैसे-जैसे उसकी माँग कीमत बढ़ रही है, वैसे-वैसे उसकी माँग जो होती है, वो घट रही है। कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है, ये हमें ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट हो गया। यदि आपसे एग्जाम में बात आती है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, एक तो आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि जो डिमांड शेड्यूल होता है वो क्या होता है। दूसरा, इसका जो इसमें क्या बताता है, यानी कि जो डिमांड शेड्यूल होती है वो आपको क्या बताती है। तो ये कीमत और मांग के संबंध को स्पष्ट करती है, ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यदि बड़ा क्वेश्चन आए, तो आपको ऐसे सारणी बनाकर भी आना है, यानी कि इस तरह से आप सारणी बनाकर आएंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, आपको वास्तव में आपने समझा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अच्छे से पता है कि जो डिमांड शेड्यूल होता है वो होता है क्या, वो कैसे काम करता है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल की, यानी कि मांग अनुसूची के प्रकारों की यदि हम बात करें, तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची दो प्रकार के ये होते हैं। व्यक्तिगत मांग अनुसूची का नाम से पता चलता है कि ये किसी व्यक्ति विशेष या उपभोक्ता की मांग को दर्शाती है, और बाजार मांग अनुसूची क्या है कि ये पूरे बाजार, यानी कि पूरे मार्केट को, कुल मांग को दर्शाती है, यानी बाजार के सभी उपभोक्ताओं की मांग को दर्शाती है कौन, मार्केट डिमांड शेड्यूल। और जो व्यक्तिगत मांग शेड्यूल है वो किसे दर्शाती है, वो किसी एक उपभोक्ता की मांग को दर्शाती है। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट आता है डिमांड कर्व, जिसे हम कहते हैं मांग वक्र। तो ये क्या है कि उस जो डिमांड शेड्यूल था, उसमें हम कर रहे थे तालिका बनाते थे, यानी सारणी बनाकर हम उसमें बता रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि जो डिमांड कर्व होता है, उसमें हम एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझाते हैं। मांग वक्र वह रेखा है जो कीमत और मांग के संबंध को चित्र के रूप में दर्शाती है, यानी कि एक ग्राफ के रूप में दर्शाती है। दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दोनों में बात सेम ही बताई जा रही है, कीमत और मांग को, यानी कि दोनों कीमत और मांग के संबंध में ही बताया जा रहा है। लेकिन जो डिमांड शेड्यूल होता है, उसमें सारणी बनाई जाती है। यदि हम बात करें डिमांड कर्व की, तो उसमें ग्राफ बनाया जाता है। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जो सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो मांग वक्र सामान्यतः जो होते हैं, वो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है, यानी ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर कि जो दाएं से बाएं की ओर नहीं, बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर झुकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। रिक्त स्थान में या जो एमसीक्यू वगैरह जो होते हैं, उनमें ये पूछा जा सकता है। ये कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। जैसे कि यदि हम बात करें मांग वक्र की विशेषताओं की, तो यदि ये नीचे की ओर ढलान वाला होता है, यानी कि जो नीचे की ओर, यानी कि बाएं से दाएं की ओर ऐसे नीचे की ओर ढलान वाला होता है। कीमत और मांग में विपरीत संबंध को ये दर्शाता है। ये उपभोक्ता के व्यवहार को दर्शाता है। ये मांग के नियम को प्रमाणित करता है, यानी कि ये इसकी कुछ खास खास विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि ये नॉर्मली आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मांग के निर्धारक, यानी कि जो डिमांड के जो निर्धारक होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं या वो क्या होते हैं? वे कारक जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं, मांग के निर्धारक कहलाते हैं। यानी कि जो कोई वस्तु या जो कोई कारक होते हैं, ऐसे कारक होते हैं, जैसे कि वस्तु की कीमत हो गई या और भी ऐसे कई कारक होते हैं जो कि उसकी मांग को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आय हो गई, किसी भी वस्तु की कीमत होगी, उपभोक्ता की आय होगी, इसकी स्थिरता हो गई, या उसकी जो डिमांड होती है, यानी कि जो उसकी फैशन होती है वो हो गई। तो ये सब क्या है कि इस मांग को प्रभावित करते हैं। तो ये आते हैं मांग के निर्धारक, जिन्हें हम कहते हैं। मांग के मुख्य निर्धारकों की हम बात करें, तो सबसे पहला आता है उसमें वस्तु की कीमत,
यानी कि यदि कीमत बढ़ेगी तो माँग घटेगी, कीमत घटेगी तो माँग उसकी बढ़ेगी। कीमत माँग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक होता है, कीमत बढ़ने पर माँग घटती है, कीमत घटने पर माँग जो होती है वो बढ़ती है। दूसरा आता है उपभोक्ता की आय यानी कि इनकम ऑफ कंज्यूमर। यदि उपभोक्ता की आय ज़्यादा है तो सामान्यतः माँग जो होती है वो बढ़ेगी। यानी कि सपोज़ करो यदि आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा यानी कि आपकी जो इनकम होती है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि आपकी जो माँग होती है, डिमांड होती है, आपकी नई-नई वस्तुएँ खरीदने की इच्छा होगी, आपके पास उसको भुगतान करने के की भी क्षमता होगी, तो वो क्या है कि जो उसकी माँग होती है वो भी बढ़ रही है। आय घटने पर माँग घटती है। अब आपकी जो इच्छा तो है कि कोई बढ़िया कार खरीदनी है, आपके पास इनकम के सोर्स ही नहीं है, इनकम घट रही है, तो आपके पास उसके भुगतान की जो क्षमता होती है वो नहीं है, तो आपकी जो माँग होती है वो धीरे-धीरे ऐसे कम हो सकती है। रोज़ फिर आता है रुचि एवं पसंद, यानी कि उपभोक्ता की जो पसंद और माँग को भी प्रभावित करती है। यदि कोई वस्तु फैशन में आ जाए तो उसकी जो माँग होती है, वो बढ़ जाती है। यानी कि यदि हम बात करें कि अलग-अलग समय में नए-नए ट्रेंड आते हैं, नई-नई वस्तुएँ प्रचलन में आती है, तो उनकी जो फैशन होती है वो खरीदने में ज़्यादा आती है, यानी कि उसको लोग उसकी जो माँग होती है वो बढ़ जाती है, लोग उसको खरीदते हैं। फिर आता है कि संबंधित वस्तुओं की कीमत जैसे कि संबंधित वस्तुओं में क्या है कि सब्स्टिट्यूट एंड जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। जैसे कि जो प्रतिस्थापन वस्तुएँ या यदि हम बात करें यदि सब्स्टिट्यूट गुड्स की यदि हम बात करें तो वो होती है चाय और कॉफ़ी। यदि कॉफ़ी की जो कीमत है वो बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे चाय पसंद करेंगे, यानी कि चाय पीना पसंद करेंगे। यदि हम बात करें यदि कोई कॉफ़ी पी रहा है तो उसी को जो कॉफ़ी ₹20 में मिल रही है वही कॉफ़ी यदि ₹60 में मिलने लगे, तो वो ऑटोमेटिक ₹10 वाली चाय पीना पसंद करेगा, भले वो कोई भी हो। कॉफ़ी की कीमत बढ़ने पर चाय की माँग बढ़ती है। उसी प्रकार जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, यानी पूरक वस्तुएँ जो होती है, जैसे कि कार और पेट्रोल जो होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तो कहीं न कहीं कार की कीमत घट सकती है या जो इलेक्ट्रिक कार होती है, उसकी माँग बढ़ सकती है। तो इस तरह से ये आपस में पूरक होते हैं या क्या होते हैं, आप समझ सकते हैं। पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो विशेषकर जो खाद्य उत्पादन और जो खाद्य वस्तुएँ होती है, खाद्यान्न जो होते हैं, उनकी जो माँग होती है, वो यहाँ पे बढ़ती है। क्लाइमेट और जलवायु की यदि जलवायु और सीज़न यानी कि क्लाइमेट और यदि सीज़न की बात करें, तो मौसम माँग को प्रभावित करती है, यानी कि जैसे गर्मी की यदि बात करें, तो गर्मी में क्या आप कचौरी समोसा या जो कोई गरम पदार्थ ऐसा खाना पसंद करेंगे या जो ठंडी जो वस्तुएँ होती है, आइसक्रीम वगैरह जो वो खाना पसंद करेंगे? यदि वहीं उल्टी बात करें सर्दियों में क्या आप आइसक्रीम खाएँगे या कुछ गरम ऐसी हॉट चीज़ें या जो गर्मियों सर्दियों में यदि आप बात करें तो जो ऊनी कपड़े जो होते हैं उनकी माँग बढ़ती है या जो गरम पदार्थ जो होते हैं, जो शरीर को गर्मी देते हैं तो उनकी माँग सर्दियों में बढ़ती है। फिर आता है विज्ञापन, यानी कि विज्ञापन उपभोक्ता को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करता है। यानी कई ऐसे एड आपने देखे होंगे, एडवर्टाइज़मेंट करते हैं लोग, विज्ञापन करते हैं कि ये वस्तु ऐसी है, आप इसे खरीद सकते हैं। तो ये सब क्या है अच्छे विज्ञापन से यदि माँग बढ़ती है, यानी कि कोई ऐसे अच्छे से उसको कोई भी वस्तु को अच्छे से एक्सप्लेन करे, उसकी उपयोग बताए तो उसकी जो माँग होती है, वो डिमांड होती है, वो बढ़ सकती है। फिर आता है सरकारी नीतियाँ, इन्हें सरकारी कर और जो सब्सिडी माँग को प्रभावित करता है। सब्सिडी मिलने पर वस्तु सस्ती हो सकती है और उसकी माँग जो होती है, वो बढ़ जाती है। अब हमें एक अलग ही टॉपिक आता है, उसकी हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि दोनों जो शब्द है वो आपको देख पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग-अलग होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की हम बात करेंगे कि ये होता क्या है। जब केवल वस्तु की कीमत बदलती है और अन्य परिस्थितियां समान रहती है तो मांग की जो मात्रा होती है उसमें परिवर्तन होता है, यानी कि उसमें केवल वस्तु जैसे कि कुछ जो कोई मान लो कोई वस्तु है वो ₹40 में मिल रही है, यदि केवल वस्तु की कीमत बढ़े, यानी कि वही वस्तु की कीमत या तो ₹30 में आ जाए या ₹50 में आ जाए, यानी कि उसकी कीमत बदलती है। अन्य परिस्थितियाँ समान रहती हैं, यानी कि उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी सब सेम रहती है, केवल उसकी कीमत बदलती है। तो इससे क्या होता है मांग वक्र में मूवमेंट को दर्शाता है, यानी कि जो मांग जो वक्र होता है या जो डिमांड कर्व होता है, जो ग्राफ होता है उसमें मूवमेंट को ये दर्शाता है। इसके यदि प्रकारों की बात करें यानी टाइप्स ऑफ
चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करें, जिसमें सबसे पहला आता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जिसमें जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, तो इसे हम मांग का विस्तार कहते हैं। जैसे कि यदि चावल की कीमत 50 रुपए से घटकर 40 रुपए किलो हो जाए, तो उपभोक्ता जो होते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं, वो उसको ज्यादा खरीदेंगे। यदि वहीं हम बात करें मांग का संतुलन, यदि की कीमत बढ़ जाती है तो मांग घटती है, तो इसे हम कहते हैं मांग का संकुचन। तो ये आपसे डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है कि मांग का संकुचन क्या होता है, संकुचन क्या होता है। जैसे यदि गेहूं की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो जाए, तो उसकी जो मांग होती है वो कम हो जाती है। हम स्टार्टिंग से यही बढ़ रहे हैं कि यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत यदि घटेगी तो मांग जो होती है वो बढ़ेगी। ये आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप अच्छे से इस टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। आपको वैसे भी इस सब्जेक्ट को समझना रटना तो आपको वैसे भी नहीं है, रटोगे तो आपको ज्यादा दिनों तक याद ही नहीं रहेगी। फिर आता है चेंज इन डिमांड, यानी कि जब कीमत स्थिर है लेकिन अन्य कारकों के कारण मांग बदलती है, तब उसे हम कहते हैं मांग में परिवर्तन। यानी कि इसमें क्या है कि कीमत, जैसे कि जो वस्तु है वो 40 रुपए में जो वस्तु मिल रही थी वो उसी में मिल रही है, लेकिन फिर भी किसी अन्य कारकों के कारण उसकी जो मांग होती है वो घट जाती है या बढ़ जाती है, मांग में बदलाव होता है। तो ये जो है वो डिमांड कर्व को शिफ्ट की ओर दर्शाता है। हम बात करते हैं इसके प्रकार की, तो सबसे पहला आता है मांग में वृद्धि, जिसमें क्या है कि जब समान कीमत पर मांग बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं मांग में वृद्धि। एक आती है मांग में कमी, यदि समान कीमत पर मांग घट जाती है तो उसे हम कहते हैं मांग में कमी। तो ये इंक्रीज एंड जो लोअर होते हैं यानी कि कम होती है, ये आपको डिक्रीज और इंक्रीज दोनों का आपको पता होना चाहिए। अब इसका कारण क्या है कि यदि मांग में वृद्धि हो रही है तो सामान्यतः जो उपभोक्ता होते हैं उनकी इनकम बढ़ी होगी, जनसंख्या में वृद्धि हुई इसलिए मांग हुई बढ़ी, फैशन में परिवर्तन आया, नया नया ट्रेंड आया। अगर वहीं बात करें कमी की हुई तो आय में कमी आ गई इसलिए कमी हो गई, जनसंख्या में कमी आ गई, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु का अच्छा विज्ञापन हुआ, सब्स्टिट्यूट वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई, यानी कि वही बात चाय और कॉफी में कॉफी की वृद्धि, पैसों कॉफी की जो कीमत है यदि वो बढ़ जाती है तो चाय ऑटोमेटिक पीने लगेंगे लोग। मांग में कमी यानी डिक्रीज इन डिमांड की बात करें तो उसके कारण क्या है कि जो आय में कमी, जनसंख्या में कमी, ये सेम उसके उल्टे हैं, यानी खराब गुणवत्ता कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होते हैं उनकी कीमत में वृद्धि। तो ये सभी उसी की जो मांग में वृद्धि के हैं उनके सबके पूरक होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मांग के नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं, उन अपवादों की भी हम बात करते हैं। कुछ परिस्थितियों में कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ जाती है, जैसे कि यदि हम बात करें उसके मुख्य अपवाद कौन-कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आता है गिवन वस्तुएँ। गिवन वस्तुएँ क्या होती है, कुछ निम्न श्रेणी की वस्तुएँ की कीमत बढ़ने पर भी उनकी मांग बढ़ सकती है। यानी कि कुछ ऐसी जो वस्तुएँ होती है जिनकी यदि कीमत बढ़ेगी तो भी उनकी जो मांग होती है, जो डिमांड होती है, वो भी बढ़ेगी। यानी कि ये अपवाद है किसके, लॉ ऑफ डिमांड के। फिर आती है प्रतिष्ठा वस्तुएँ, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएँ जो महँगाई की यानी कि अमीरी के प्रतीक होते हैं। जैसे कि सोना, सोना जितना महँगा हो रहा है लोग उतना ही ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि लोगों को अमीरी मतलब अमीर दिखना है तो हीरा खरीद रहे हैं, लग्ज़री कारें खरीद रहे हैं, डिफेंडर वग़ैरह जो भी लग्ज़री कारें होती है, वो खरीद रहे हैं। कीमत बढ़ने पर लोग उसकी अधिक खरीद कर सकते हैं। फिर आता है कमी का डर, यानी कि यदि लोगों को भविष्य में वस्तु की कमी का डर हो तो भी वो उसे अधिक खरीदते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कि यदि अभी जो चला था सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर लोगों को ऐसा लग रहा था कि भविष्य में सिलेंडर की कमी आएगी, तो लोग जल्दी-जल्दी खरीद रहे थे। कोई ब्लैक में खरीद रहा था, कोई कैसे खरीद रहा था, लेकिन खरीद रहे थे। यानी कि उसकी जो माँग थी वो रेगुलर बढ़ रही थी। फिर आता है अज्ञानता, यानी कुछ लोग महँगी वस्तुओं को अच्छी गुणवत्ता वाली मानते हैं। यानी कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी, जैसे कि उसकी जो एक्चुअल जो मार्केट की जो प्राइस है वो ₹100 है। यदि आपको 2 वस्तुएँ सेम यदि आप रखोगे, एक ₹100 उसकी प्राइस बताओगे ₹100, एक की बताओगे आपको ₹300, तो वो यही सोचेगा कि जो 300 सेम है दोनों वस्तुएँ, लेकिन वो यही सोचेगा कि जो 300 वाली वस्तु है उसकी क्वांटिटी अच्छी है, उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है। यानी कि हमेशा लोगों को ये लगता है कि जो महँगी चीज़ें होती हैं वो हमेशा अच्छी होती हैं, लेकिन कभी-कभी उसका उल्टा भी हो सकता है। फिर आता है आदत वाली वस्तुएँ, यदि हम बात करें कोई शराबी है यानी कि शराब पीता है, यदि उस शराब जो है वो ₹100 में यदि मिल रही है,
यदि कीमत 150, 200 भी हो जाएँगी, तो भी उसकी माँग कम नहीं होगी। यानी कि जो शराबी है, उसको शराब पीना ही पड़ेगा। नशे या आदत वाली वस्तुओं की माँग जो कीमत है, वो बढ़ने पर भी कम नहीं होती, जैसे सिगरेट, शराब वगैरह जो होती है, इनकी माँग जो होती है, यदि कीमत बढ़ जाए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हम आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, यानी कृषि अर्थशास्त्र में मांग का क्या महत्व है। तो सबसे पहला जो महत्व है वो है कि इसका उत्पादन निर्णय में सहायता देता है, और दूसरा आता है इसका मूल्य निर्धारण में सहायता, यानी कि मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत तय की जाती है। यदि मांग ज्यादा है तो उसकी कीमत बढ़ेगी, यानी कि यदि उसकी माँग ज़्यादा है, यानी कि यदि ये गेहूँ में जो है उसकी बहुत ज़्यादा माँग है, तो किसान क्या करेगा, उसकी माँग ब जो कीमत है वो बढ़ा देगा। यदि उसकी माँग भी कम है तो उसकी कीमत जो है वो घटा देता है। तो इस तरह से उसके जो कीमत तय करने में भी ये सहायता करता है, कौन? जो डिमांड होता है वो। विपणन में सहायता, यानी मांग की जानकारी से सही बाजार चुना जाता है। फिर आता है कृषि योजना बनाने में सहायता, कृषि सरकार मांग के अनुसार कृषि नीतियां बनाती है। संसाधनों का उचित उपयोग होना, उपभोक्ता संतुष्टि, नहीं मांग के अनुसार उत्पादन होने से उपभोक्ता की जो आवश्यकता होती है वो पूरी होती है, और जो कंज्यूमर जो उपभोक्ता होता है वो संतुष्ट होता है। तो यह आज का जो हमारा टॉपिक था डिमांड, इस पर हमने संपूर्ण चर्चा की। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपके हर एक कमेंट मैं आपके पढ़ता हूँ। यदि वो उचित कमेंट रहता है, यानी क्वेश्चन टाइप का यदि रहता है या कोई भी डाउट रहता है, तो उसके रिप्लाई भी मैं ज़रूर करता हूँ। सभी को रिप्लाई किया हुआ है, तो आप कमेंट ज़रूर करें, तभी मेरे को पता चलेगा कि आपके डाउट कहाँ आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। कमेंट कोई करता नहीं है, इसका मतलब 2 ही हो सकते हैं, या तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या आप क्लासेस देख नहीं रहे हैं। तो दोनों की ऐसे कोई भी हो, क्लासेस पूरी देखें, तभी आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएँगे। इस सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट ऐसी भी है जो आपको समझने की ज़रूरत है, उसमें आप रटोगे तो ज़्यादा दिन तक वो चलेगी नहीं। तो आप समझें, अच्छे से क्लासें देखें, नोट्स बनाएँ और क्लास को शेयर ज़रूर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको चाहिए पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करें। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान साथी।